गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो के अंदर हम पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम, प्राणी जगत, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो जंतुओं का वर्गीकरण किया जाता है, एनिमल का जो क्लासिफिकेशन होता है, तो उस क्लासिफिकेशन के लिए कुछ आधार होते हैं, बेसिस होते हैं, जिसके आधार पर हम कहेंगे कि जंतुओं का क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, जंतुओं का क्लासिफिकेशन किया जाता है। जिसमें हमने पढ़ा था कि जंतुओं के क्लासिफिकेशन के लिए या वर्गीकरण के लिए जो मुख्य बेस है, उसमें हमने पढ़ा था कि कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, जिसमें हमने पढ़ा कि जो अकोशिकीय होते हैं या जिनका जो शारीरिक संगठन होता है वो जीव द्रव्य स्तर का होता है, तो उन्हें हम प्रोटोजोआ के अंदर रखते हैं और बाकी सारे के सारे जो है वो मेटाजोआ के अंदर रखते हैं। आर.एच. विटेकर के जो वर्गीकरण प्रणाली है, पंच जगत प्रणाली, जिसमें जो हम प्रोटिस्टा पढ़ते हैं, तो प्रोटिस्टा के जीवों का अध्ययन है वो हम एनिमेलिया के साथ में करते हैं, या प्रोटिस्टा के अंदर आने वाले जो जीव होते हैं वो प्रोटोजोआ संघ के अंदर हम पढ़ते हैं। उसके बाद में सेकंड हमने पढ़ा था कि शारीरिक संगठनात्मक जो स्तर होता है या जो जीव होता है, उनका शारीरिक संगठन जो होता है, उसके आधार पर भी हम जीवों का क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। जिसमें हमने पढ़ा कि जैसे जीव द्रव्य स्तर, जीव द्रव्य स्तर, जीव द्रव्य स्तर के बाद में कोशिकीय स्तर पढ़ा था, कोशिकीय स्तर, कोशिकीय स्तर के बाद में उत्तक स्तर, उत्तक स्तर, उसके बाद में अंग स्तर, और फिर हमने पढ़ा था अंग तंत्र स्तर। ये पढ़े थे। ये वर्गीकरण की कोटियां भी कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्गीकरण की कोटियां कहलाती है। यानी जो जीवों का शरीर है वो एक, हम कहेंगे, सरल संरचना से जटिल संरचना की ओर बढ़ता है, जिसमें जीव द्रव्य स्तर, प्रोटोजोआ संघ के जो सदस्य थे वो हमने पढ़ा था, कोशिकीय स्तर के जो पोरीफेरा संघ के या स्पंज जो होते हैं, फिर उत्तक स्तर सिलेंटेटा, अंग स्तर प्लेटी एलिमेंटीज वगैरह, और उसके बाद में जो जीव होते हैं वो अंग तंत्र स्तर के बने होते हैं। यानी कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करती है, उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, और सभी अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इसके आधार पर भी हम क्या करते हैं, जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं। और जब प्रत्येक संघ को हम पढ़ेंगे, चाहे प्रोटोजोआ हो या पोरीफेरा, सिलेंटेटा, एस्केलेमिंथीज, प्लेटी एलिमेंथीज, जो संघ पढ़ेंगे तो उन संघों के अंदर हम उनके लक्षणों को पढ़ेंगे कि भाई इनके अंदर ये मुख्य लक्षण पाए जाते हैं। तो ये जो लक्षण पढ़ेंगे वो इन्हीं के आधार पर होगा। जैसे शारीरिक संगठन के अंदर हमने पढ़ लिया कि भाई इन जीवों का शारीरिक संगठन किस प्रकार होता है। जैसे प्रोटोजोआ के अंदर पढ़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि भाई प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं का जो शारीरिक संगठन होता है वो जीव द्रव्य स्तर का होता है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का होता है। पोरीफेरा के अंदर पढ़ेंगे तो उसका एक करैक्टर ये भी होगा कि इन जीवों का शारीरिक जो संगठन है वो कोशिकीय स्तर का होता है, सेलुलर लेवल का होता है। तो ऐसे करके हम उनके करैक्टरों के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बाद में आज जो हम पढ़ेंगे, अगला जो बेस है वो है सममिति या सिमेट्री। सममिति, सम का मतलब समान। हम कहेंगे कि किसी काल्पनिक रेखा के द्वारा जंतुओं को दो या दो से अधिक भागों के अंदर विभाजित करना। किसी भी काल्पनिक रेखा के द्वारा, जैसे सममिति पढ़ते हैं, ज्यामितियां वगैरह जो होती है, सममिति का मतलब या समान भागों के अंदर उसको डिवाइड करना। तो जंतुओं के अंदर सममिति के आधार पर भी हम क्या करते हैं, जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं। या सममिति भी क्या एक प्रकार वर्गीकरण का आधार होती है। सममिति है वो तीन प्रकार की होती है, जिसमें कुछ ऐसे जीव होते हैं वो जो असममित होते हैं। क्या होते हैं? असममित होते हैं, यानी उनमें असममिति पाई
जाती हैं, ये एसिमेट्री वाले होते हैं, ठीक है। असममिति, असिमेट्रिक, ऐसे जंतु जिनको किसी भी काल्पनिक रेखा के द्वारा दो या दो से अधिक समान भागों के अंदर विभाजित नहीं किया जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि इनके अंदर सममिति नहीं पाई जाती है, तो उन्हें हम असममित जीव कहते हैं या एसिमेट्रिक जीव कहते हैं, या ये जो होते हैं एसिमेट्रिकल होते हैं। और इसमें हम क्या पढ़ते हैं एग्जाम्पल के अंदर, अधिकांश जो स्पंज होते हैं, अधिकांश स्पंज जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं, हम कहेंगे असममिति के अंदर आते हैं, या उनमें असिमेट्री पाई जाती है, ध्यान रखना। और फिर हम देखो स्पंज, पोरीफेरा संघ के जंतु को स्पंज कहा जाता है, क्योंकि वो उसको स्पर्श करती है, वो दबाने पर क्या होता है, दब जाते हैं, ठीक है, फिर फैल जाते हैं, स्पंज की भांति होते हैं, क्योंकि उनके शरीर है वो पोरीफेरा, पोर का मतलब होता है छिद्र, फेरा का मतलब धारण किए हुए, तो छिद्र युक्त जीव होते हैं, इसके उनको हम क्या कहेंगे, स्पंज कहते हैं, क्या कहेंगे, स्पंज कहते हैं। तो उनके अंदर असममिति पाई जाती है, तो उसका कैरेक्टर क्या होगा कि ये जीव असममित होते हैं, या इन जीवों में असममिति पाई जाती है, एसिमेट्रिकल होते हैं, तो ये उनका भी क्या हो जाएगा, कैरेक्टर हो जाएगा। उसके बाद में कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें अरीय सममिति पाई जाती है, कैसी अरीय सममिति पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री, कैसी पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, अरीय सममिति होती है। अरीय का मतलब होता है रेडियल, रेडियस, ठीक है। अब हम कहेंगे कि ऐसे जो जीव होते हैं, ऐसे जो जीव होते हैं, तो उनके अंदर हम कहेंगे कि किसी भाग से, किसी भी तल से उसको दो या दो से अधिक भागों के अंदर विभाजित किया जा सकता है, दो समान भागों के अंदर हम कहेंगे बांट सकते हैं, लेकिन इसमें तल फिक्स नहीं होता। अक्सर अपन कहेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी जीव है, जैसे अधिकांश जो सिलेंट्रेटा संघ के जो जीव होते हैं, सिलेंट्रेट, ठीक है, और टिनोफोर्स है, या इकाइनोडर्मेटा संघ के जो जीव होते हैं वे अरीय सममिति वाले होते हैं। एक बात ध्यान रखना, इकाइनोडर्मेटा के अंदर जो वयस्क होते हैं, परिपक्व है, वयस्क है, उनके अंदर ही अरीय सममिति पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं, जैसे हम कहेंगे जैसे स्टारफिश है, ठीक है, पंचतई होती है, तो उसको अपन किसी भी एंगल से, किसी भी मतलब तल के द्वारा उस जीव को दो भागों के अंदर विभाजित किया जा सकता है। तो ये जो जीव होते हैं वो अरीय सममिति वाले होते हैं। कैसे होते हैं? अरीय सममिति वाले होते हैं, यानी ऐसे जीवों के अंदर, जैसे सिलेंट्रेटा संघ पढ़ेंगे तो अपन उसमें एक लाइन लिखेंगे, उसके कैरेक्टर के अंदर अपन पढ़ते कि भाई इस संघ के जीव है वो अरीय सममिति वाले होते हैं, या इसमें अरीय सममिति पाई जाती है। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंदर जैसे स्टारफिश, तारा मछली, मछली है नहीं लेकिन अपन कहेंगे इसका नाम है तारा, तो इसके अंदर जब ये लार्वा अवस्था के अंदर होती है, लार्वा अवस्था के अंदर होती है, तब इसमें अरीय सममिति नहीं पाई जाती है, उसमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो इकाइनोडर्मेटा संघ के जो लार्वा होते हैं उनमें कौन सी सममिति पाई जाती है, तो आप क्या कहोगे कि उसमें अरीय सममिति द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। इकाइनोडर्मेटा संघ के जो वयस्क जीव होते हैं उन वयस्क जीवों के अंदर कौन सी सममिति पाई जाती है, तो वयस्क के अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, या हम कहेंगे कि उसमें अरीय सममिति पाई जाती है, जो इसका रूप है। फिर हम कहेंगे आती है
अगला जो सममिति है तीसरी वो है द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममिति बाइलेटरल सिमेट्री, या इस प्रकार के जो जंतु होते हैं इनमें क्या होगा द्विपार्श्व सममिति के अंदर कि इनको एक निश्चित तल से किसी काल्पनिक रेखा के द्वारा दो भागों के अंदर विभाजित किया जा सकता है। इसमें तल फिक्स होता है और ये के अंदर तल फिक्स नहीं होता, किसी भी तल से उसको दो भागों के अंदर विभाजित किया जा सकता है। तो वो रेडियल हो गई, ठीक है। जैसे रेडियल के अंदर हम अपन पढ़ते हैं सीधा सा कि भाई ये वृत्त है, इसके केंद्र से किसी भी रेखा को अपन निकालते हैं तो ये दो समान भागों के अंदर विभाजित हो जाता है। सारे काल्पनिक रेखाएं उसके केंद्र से गुजरती, इसलिए इसको रेडियल सिमेट्रिकल कहते हैं या अरीय सममित कहते हैं। जबकि द्विपार्श्व सममित के अंदर क्या होता है, एक काल्पनिक रेखा को या सीधा हम कह सकते हैं कि ऐसे जीव जिनको एक निश्चित तल से किसी काल्पनिक रेखा के द्वारा दो भागों के अंदर विभाजित किया जा सकता है तो उन्हें द्विपार्श्व सममित जंतु कहते हैं। और यानी जैसे मैं अपन मनुष्य की बात करते हैं तो मान लीजिए आपने को यहाँ से काट दिया, ये वाला भाग ये वाला समान नहीं हुआ, यहाँ से काट दिया और फिर दोनों समान भाग नहीं हुए, लेकिन ये जो तल है सिर के बीचों बीच यहाँ से लगाकर ऐसे अपन यदि इसको काल्पनिक रेखा द्वारा दो भागों के अंदर विभाजित करें तो इधर वाला जो पोर्शन और इधर वाला पोर्शन है वो बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अपनी क्या होगी काल्पनिक रेखा, तल कौन सा है? यही तल। इसी तल से यदि उसको दो भागों के अंदर विभाजित करते हैं तब जीव है वो दो भागों के अंदर विभाजित हो जाता है, दोनों भाग समान होते हैं, इसलिए उनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। जबकि अरीय सममिति के अंदर किसी भी तल से उस काल्पनिक रेखा के द्वारा उस जीव को दो भागों के अंदर विभाजित किया जा सकता है। जबकि अरीय असममित जो होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, तो उसको किसी भी तल के द्वारा किसी भी काल्पनिक रेखा के द्वारा विभाजित नहीं कर सकते हैं, समान भागों के अंदर विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि सिलेंट्रेट, इकाइनोडर्मेट और इसके अलावा जो सारे कॉर्डेट्स जितने सारे होते हैं, ठीक है, आर्थ्रोपोड्स हैं, मोलस्कस वगैरह है, एनालिड्स जो है, उनके अंदर कौन सी पाई जाती है? द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। उसके बाद एक और बेस है जिसको हम जनन स्तर के आधार पर अपन जीवों को दो भागों के अंदर बांटते हैं। कितने भागों के अंदर? दो भागों के अंदर। द्विकोरकी, त्रिकोरकी, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। द्विकोरकी एंड त्रिकोरकी। अब क्या है, जनन स्तर के आधार पर हम कहेंगे तीन जनन स्तर होते हैं। जैसे सबसे पहले आपको पता है कि भाई लैंगिक जनन जहाँ होता है तो वहां पर लैंगिक जनन के अंदर क्या होता है? युग्मकों का संलयन होता है। आप नॉर्मल पढ़ के आए हो कि भाई जनन की प्रक्रिया के अंदर लैंगिक जनन जो होता है उसमें दो युग्मक भाग लेते हैं। कई बार पूछ देखा दो जीव भाग लेते हैं, नहीं, उसमें दो युग्मक भाग लेते हैं, दो गैमेट्स होते हैं। एक होता है मेल गैमेट्स, एक होता है फीमेल गैमेट्स, ठीक है। नर युग्मक और मादा युग्मकों का जो संलयन होता है जिसके फलस्वरूप
हम कहेंगे युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है और यह द्विगुणित कोशिका होती है। तो युग्मनज बनता है। युग्मनज के बाद इसमें क्या बनता है, मोरूला जो 16 कोशिका अवस्था होती है, उसके बाद में ब्लास्तुला और उसके बाद में गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला, ठीक है। ये हम कहेंगे जो भ्रूण होता है, कोई भी जीव होता है, उसकी स्टार्टिंग है, सब में यही होता है, युग्मनज। युग्मनज के बाद में 16 कोशिका अवस्था, तो मोरूला, मोरुलेशन, ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन। अब गैस्ट्रुला के बाद यहां तक तो सभी जीवों के अंदर क्या होता है, समान है। अब गैस्ट्रुला के बाद इसमें 3 झिल्लियां बनती है। कितनी झिल्लियां बनती है? 3 झिल्लियां बनती है। कौन कौन सी? एक होती है बाह्य जनन स्तर, बाह्य जनन स्तर, जिसको हम कहेंगे एक्टोडर्म। एक्टोडर्म। फिर मध्य जनन स्तर, मीजोडर्म। और अंतःजनन स्तर, अंतःजनन स्तर, एंडोडर्म। ये 3 झिल्लियां पाई जाती है, जिसको जननिक स्तर कहते हैं। जर्मिनल लेवल कह सकते हैं, जननिक स्तर कह सकते हैं, या जनन स्तर के आधार पर जीवों को हम 2 भागों के अंदर डिवाइड करते हैं, द्विकोरकी डिप्लोब्लास्टिक और त्रिकोरकी ट्रिप्लोब्लास्टिक। कोरकी का मतलब कोरक का निर्माण होता है, कोरक गुहा बनती है। तो ये जो जनन स्तर होते हैं, इन जनन स्तरों के द्वारा ही जीव के विभिन्न अंगों का विकास होता है ना भाई। जैसे कोई भी हमारे शरीर का अंग बनता है, वो इनके द्वारा फिक्स होते हैं कि बाह्य जनन स्तर एक्टोडर्म के द्वारा किन अंगों का विकास होगा, मेसोडर्म के द्वारा किन अंगों का विकास होगा, एंडोडर्म के द्वारा किन अंगों का विकास होता है। ये 3 जो जनन स्तर होते हैं, ये ही निर्धारण करते हैं। जैसे हमारी आहार नाल है, तो मुख गुहा जो के अंदर जो कोमल तालु तक का भाग होता है, वो किसे एक्टोडर्म से निर्मित होता है, और लास्ट गुदा का आंतरिक स्तर वो एक्टोडर्म से, बाकी पूरा का पूरा किससे निर्मित होता है, एंडोडर्म से निर्माण होता है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि ये जो तीनों जनन स्तर है, ये ही जीव को उसके हम कहेंगे अंगों के निर्माण का निर्धारण करता है। तो इसका ये भी क्या है, इनका एक बेस होता है कि भाई जनन स्तर के आधार पर जंतु 2 प्रकार के होते हैं, एक द्विकोरकी और एक त्रिकोरकी। द्विकोरकी के अंदर क्या होगा, हम कहेंगे इनमें केवल बाह्य जनन स्तर एक्टोडर्म और अंत जनन स्तर एंडोडर्म ही पाया जाता है, ठीक है। और ये जो मध्य जनन स्तर है, ये पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होकर ये एक द्रव्य पदार्थ मीजोग्लिया के रूप में भरा रहता है, तो वो कहलाएगा द्विकोरकी डिप्लोब्लास्टिक, और जिसमें तीनों जनन स्तर पाए जाते हैं, बाह्य मध्य अंत, तो वे होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। वे कौन से होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो इसके आधार पर भी हम जीवों को विभाजित करते हैं। और उसके बाद में जो बेसेज है आगे, गुहा का निर्माण कैसे होती है, देह गुहा के आधार पर वगैरह, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।